शुरू करने से पहले थोड़ा PUCL इज़ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वेयर सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप। PUCL की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के साथ, जो हमारे फाउंडर थे, इमरजेंसी के टाइम पे हुई थी। ये ग्रुप बहुत स्टेट्स में प्रेजेंट है और एक्चुअली फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करता है। हमारी हर जगह स्टेट यूनिट्स हैं और भंवर जी राजस्थान स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं। और PUCL का काम ज़्यादातर सारे सिविल लिबर्टीज़ के इश्यूज़ पे है, तो चाहे वो कस्टोडियल वायलेंस हो, पुलिस ब्रुटैलिटी का इशू हो, बॉन्डेड लेबर का इशू हो, पौर कार्मिकास का इशू हो, और चाहे वो किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इशू हो। इन मुद्दों पे हम ज़्यादातर काम करते हैं और ये डिस्कशन PUCL कर्नाटका की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है। काफ़ी लोग यहाँ पर PUCL के भी मेंबर्स हैं, अरविंद, तेजू, जयराम, पूर्णा, ऐश्वर्या और मैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐश्वर्या को हैंड ओवर करती हूँ। बिफोर दैट ट्रांसलेशन ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು PUCL ಸಂಘಟನೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ PUCL ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇವಾಗ PUCL ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾರೆ PUCL ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಅದು ಅನ್ಫಂಡೆಡ್ ಸಂಘಟನೆ, ಅದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಭಂವರ್ಜಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ PUCL ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆನ PUCL ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ. ಇದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಇದು? ಬೇಕಾ? ಬೇಕು. That's why ಬೇಕು. ओके, सही. ಹಿಂದಿ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತಿನ टॉक एक्चुअली हिंदी हो. आज हम बहुत लकी है कि भंवर जी यहाँ पे है. एक्चुअली वो NLS में टॉक देने के लिए इनवाइटेड थे, लेकिन जब बैंगलोर में है तो हमने सोचा PUCL कर्नाटका से भी हमको ये ऑर्गेनाइज करना चाहिए. एक चीज़ तो वो राजस्थान यूनिट की प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत प्रोमिनेंट दलित इंटेलेक्चुअल, राइटर और एक्टिविस्ट है, जो काफ़ी कम्युनिटीज़ के साथ बहुत क्लोजली काम किया है. और वो डीपली सोशल मूवमेंट्स में भी काफ़ी डीपली इन्वॉल्व है. और उनकी एक किताब है आई कुड नॉट बी हिंदू. हिंदी में मैं एक कार्यकर्ता था, कारसेवक था. हाँ, मैं एक कारसेवक था. उस बुक में उन्होंने अपने पर्सनल जर्नी, जब वो टीनेजर थे और जब राम जन्मभूमि का वो शुरुआत हुआ था, तभी वो RSS से जुड़े हुए थे. और उनका पर्सनल जर्नी RSS के अंदर, फिर RSS में जो उन्होंने रियलाइज़ किया RSS के बारे में, वो वाला जर्नी, और उसके बाद वो एक्टिविज़म में जैसे एंटर हुए, उसके बारे में ये किताब है. पूरी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है ये किताब. और किताब में जो लिखा हुआ है वो जर्नी के बारे में हम थोड़ा आज सुनेंगे, क्योंकि वो किताब कन्नड़ा में नहीं आई है. हमने सोचा उसके बारे में भी थोड़ा सुनना चाहिए. उसके बाद वो 10 साल से ज़्यादा मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़े हुए थे. 13 साल जुड़े हुए थे और पूरी इंडिया घूमी है उन्होंने इस काम के दौरान. और अभी वो PUCL में दोनों ग्राउंड लेवल का जो काम होता है, ग्रास रूट लेवल पे जो काम होता है, उसमें इन्वॉल्व है. और PUCL में भी स्टेट में जो PUCL को संभालेगा उसमें भी वो शामिल है. तो हम शुरू करते हैं. कुछ सवाल जवाब हम थोड़ा 3-4 सवाल पूछेंगे, ताकि हमको उनकी जर्नी के बारे में और थोड़ा पता चलेगा. उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन अप करेंगे, तो सब हम इंटरैक्ट थोड़ा और कर सकते हैं. और भंवर जी के बारे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में आज सीखने के लिए आज हमें मौका मिला है. तो धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए भंवर जी. ये कन्नड़ा में अनुवाद कर लीजिए.
ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರು NLS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು PUCL ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು RSS ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ದಲಿತ ಚಿಂತಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಮ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವರು RSS ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ MKSS ಅನ್ನೋ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು PUCL ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. तो पहला सवाल 2 हिस्सों में है भर जी। ये आपके जो RSS में इन्वॉल्वमेंट था, उसमें क्या चीज़ें थी जो आपको RSS में रहने की और कमिट करने के लिए मोटिवेट किया, और फिर क्या चीज़ें थी जो आपने रियलाइज़ किया कि ये थोड़ा खतरा है, मुझे यहाँ से निकलना है? थोड़ा इसके बारे में आप शेयर करोगे? और किताब में अगर चीज़ें नहीं लिख पाए उसके बारे में बोल सकते हो तो हम बहुत हमको इंटरेस्ट है. पूर्णा? ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ನೀವು RSS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು RSSಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आप सबको नमस्कार और बहुत धन्यवाद ALF का यहाँ बुलाने के लिए. मैं कन्नड़ नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. मेरे लिए हिंदी भी एक दूसरी लैंग्वेज है, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ एक लोकल डायलेक्ट में हम लोग बोलते हैं, तो हिंदी भी सीखना पड़ा बाद में जाकर के. अभी वो सीख लिया तो वो अब मेरे उस पर चढ़ गया है, उसके अलावा कुछ चढ़ता नहीं है और लैंग्वेज. और फिर मैं हर दिन घूमते रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जिस स्टेट में जाता हूँ मैं यहाँ की भाषा सीख लूँ, लेकिन 2 दिन वहाँ से निकल के फिर तीसरे दिन किसी और में जा करके मुझे लगता है कि पंजाबी सीख लेनी चाहिए, तमिल सीख लेना चाहिए कुछ, तो मैं कुछ सीख नहीं पाया. लेकिन बहुत शुक्रिया. तो आपका जो सवाल है कि क्या चीज़ों ने मोटिवेट किया, मुझे लगता है कि 13 साल की उम्र में मैं RSS के उसमें आया चक्कर में, तो कुछ मोटिवेट किया ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक उम्र नहीं होती जहां आप कुछ मोटिवेशन से जाएं या कुछ सोच समझ के जाएं या कोई विचारधारा से जाएं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था. केवल 2 कारण थे जिन चीज़ों की वजह से मैं उसमें आकर्षित हुआ. एक तो मैं जिस गांव में पैदा हुआ, वो गांव हिंदी फिल्मों जैसा अच्छा गांव नहीं है जैसा गांव बताया जाता है. आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव बिल्कुल एक दूसरा चीज भी है. वहाँ खूब जाति है, खूब झगड़े हैं, खूब गंदगी है आपसी, और खास तौर पे दलितों के लिए, जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वो बिल्कुल एक स्लॉटर हाउस की तरह गांव होते हैं, जहां आपको कोई सम्मान नहीं होता है. मैंने ये देखा कि मैं जिस गांव में हूँ 80% वहाँ के घरों में अभी भी मैं घुसा नहीं, क्योंकि उनके दरवाजे हम जैसे लोगों के लिए, खासतौर पे जो अनरिजनल्स हैं
उनके लिए अभी नहीं खुले। वहाँ के मंदिर में मैं नहीं गया कभी। पहले जब जाना चाहता था तब जाने नहीं दिया गया, और अब वो बुलाए तब भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो वो कुल मिला करके वो नहीं हुआ। और जो सोगाल्ड अपर कास्ट है, उनके छोटा बच्चा भी, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बुजुर्ग इंसानों को भी बहुत डेरोगेटरी, बहुत ही अपमानजनक भाषा में बात करता है। तो शायद आरएसएस में टिके रहने का एक बड़ा कारण बाद में ये बना कि जो आरएसएस के अंदर एक सम्मानजनक लैंग्वेज है, आपको छोटी उम्र में भी कोई जी लगा करके बात करता है, आप कह करके बात करता है, तो वो एक कारण शायद रहा होगा कि मैं उस समय वहां टिका रहा। लेकिन जाने का एकमात्र कारण था खेलना, खेल कूद की। और हमारी स्कूल के भूगोल के टीचर आकर के हमको खेल खिलाते थे और थोड़ा एक्सरसाइज करवाते थे, तो हमारे लिए वो कुछ अलग नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि स्कूल का ही एक पीरियड खेल का ये है, जहां पर आकर के अपना टीचर वो कुछ कर रहा है। वो टीचर बहुत अच्छा गाना वाना गाते थे और बहुत अच्छा बोलते भी थे। तो शुरू में खेल, एक्सरसाइज और बाद में थोड़ा गाना शुरू हुआ। और गाने भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पे हिंदी भाषी इलाके में, सरकारी स्कूल में जो बात की जाती है, जो प्रेयर असेंबली में, और आरएसएस की शाखा में बात की जाती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। वैसी ही लैंग्वेज है, वही भारत माता की जय है, वही वंदे मातरम है, वही गाने हैं जो शाखा में गाए जाते हैं वो वहां गाए जाते हैं। तो आप फर्क करना बड़ा मुश्किल है। और इसका बड़ा कारण शायद ये है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन में नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे, मुझे लगता है कि शायद 70-75% टीचर आरएसएस का कार्डर है। तो वो कारण है कि वो जल्दी आपको पकड़ लेते हैं। और मैं भी ऐसे ही उनकी पकड़ में आया और खेल खेलने के लिए वहां पहुंचा। बाद में दूसरा खेल शुरू हुआ, वो अलग चीज। ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೇನು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂದು RSS ಅಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ 13 ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ. 13 ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ದೇ ಆಗಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ 2 ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋಂಥ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗೋ ಅವಮಾನಗಳ ತರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಘನತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 80% ಅವ್ರು ಇರೋಂಥ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕರೆದ್ರೂ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ RSS ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಿ ಹಾಕೋದು, ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹೆಸರಿಟ್ ಕರೀದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳು RSS ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜಾಗ್ರಫಿ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 75% ಎಲ್ಲರೂ RSS ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು RSS ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಡರ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈ 2 ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು RSS ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ನಾ? तो फिर वो जो रोज हम मिलते थे और खेल खेलते थे, उसमें थोड़ा सा बातचीत करना शुरू हुआ, ऐसे बैठ करके गोल घेरे में।
और बातें ये करते थे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, ये देश किन लोगों का है, इस देश पर कौन लोग आक्रमण किए हैं, तो हम आर्य लोग हैं और हम सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। वो ये नहीं कहते थे कि कोई दूसरे बुरे हैं, लेकिन वो ये सिखाते थे कि हम सबसे अच्छे हैं। तो फिर जब हम सबसे अच्छे हैं तो कोई बुरा है ही, वो अपने आप दिमाग में ऐसा बैठते जाता था और बैठते जाता था। तो शाखा में कभी भी कोई एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन कोई बातचीत नहीं, उसमें केवल और केवल देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में, अपने आप को कैसे सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज श्रेष्ठ है। चाहे वो चोटी रखता है हिंदू तो भी उसका एक वैज्ञानिक कारण है, अगर कोई चरण छूता है तो उसका एक वैज्ञानिक कारण है, जनेऊ का एक वैज्ञानिक कारण है। हम मतलब हर एक चीज जो है वो साइंटिफिक है, ये सारी चीज उसमें बताते रहते थे। तो ये सब चलते रहता था। और क्योंकि ये हमारे भूगोल के जो टीचर थे, ये सूर्य नमस्कार भी करवाते थे और ये भूगोल भी पढ़ाते थे, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। कभी एक बार मैंने उनसे पूछा है कि सर सूर्य जो है वो देवता है या वो आग का गोला है? आप इधर देवता कहते हैं और उधर आग का गोला कहते हैं। तो वो जैसा आरएसएस के लोग अभी भी जवाब देते हैं, और वो उनका भी जवाब था, उन्होंने कहा वो शाखा में देवता है और क्लास में वो आग का गोला है। तो बस ये सब चीजें चलती थी। और मैं चूंकि वहाँ रहते हुए मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं आरएसएस का पांचजन्य एक हिंदी पत्र आता है वो पढ़ता था। फिर ये बौद्धिक चर्चाएं होती थी, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं जितना आरएसएस ने मुझे सिखाया उससे ज्यादा मैंने सेल्फ भी बहुत कुछ सीख लिया पढ़ करके। और मैं उन दिनों में कविताएं लिखता था और कुछ और चीजें भी लिखता था, और मुझे लगता था कि मुझे प्रचारक बनना चाहिए फुल टाइम। तो मैंने कोशिश भी की और मैंने जिला प्रचारक को ये कहा कि मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ। तो बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि हमें विचारक नहीं चाहिए, हमें प्रचारक चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से मजबूत व्यक्ति नहीं चाहिए, यहाँ से नीचे मजबूत। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं जो लिखता हूँ तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा अगर किसी बात में, तो वो बात जो ऊपर से नीचे पहुंचनी चाहिए वो वैसे नहीं पहुंचेगी। तो नागपुर से जैसा आता है वैसा का वैसा नीचे पहुंचे, इसके लिए मैं उनके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। तो वो तो उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन बाद के दिनों में जब मैं पढ़ने के लिए शहर में गया और वहाँ अम्बेडकर हॉस्टल में रहने लगा, तो चूंकि हमें ये सिखाया गया कि आरएसएस का स्वयंसेवक कभी भी भूतपूर्व नहीं होता है, कभी भी था नहीं रहता है, वो सदैव है रहेगा। तो आप जहां भी जाएं, अगर मैं वहां से बेंगलोर भी आ जाऊं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ ढूंढूं कि शाखा कहाँ लगती है और मैं उससे अपने आप को कनेक्ट करूं। तो मैं अम्बेडकर हॉस्टल में रहता था, लेकिन वहां भी पास में शाखा जो थी उसमें मैंने जाना शुरू कर दिया। तो फिर एक बार जब वहाँ के प्रचारक आए तो वो हॉस्टल आए और उन्होंने हॉस्टल में देखा कि अम्बेडकर और पता नहीं क्या क्या फोटो लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ रहने से आपकी विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी, तो आप ऐसा करिए कि संघ के कार्यालय पर आकर के रहिए। तो इस तरीके से मैं हॉस्टल से आरएसएस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पहुंच गया, और वहां मेरी जिम्मेदारी थी किताबें बेचना, और जो उनका ड्रेस होता है वो बेचना, आरएसएस के जितने भी एक्सटेंशन जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनकी मीटिंग्स आयोजित करना। तो मुझे ये फायदा हुआ उधर रहते हुए कि वहाँ की सारी किताबें और पढ़ने को मिली। तो वहाँ जा करके मैंने पढ़ा कि नाथूराम गोडसे की जीवनी, वो जो उसने कहा कि मैंने गांधी को क्यों मारा, गांधी वध क्यों, और वहाँ इतिहास भी अलग दृष्टि से मैंने पहली बार पढ़ा कि ताजमहल तेजो महल है, शिव मंदिर है, या क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है। ऐसे ऐसे पूरी किताबें थी। ये मतलब केवल स्लोगन नहीं है बल्कि बुक्स हैं पूरा। तो मुझे 18 साल का होने से पहले ये यकीन हो गया कि ये सब चीजें वास्तव में सही है। और उसी समय में राम जन्मभूमि का पूरा बाबरी मस्जिद वाला आंदोलन भी शुरू हुआ। हालांकि ये पहले से चलता आ रहा होगा, लेकिन 1987 में आरएसएस ने उसको टेक ओवर किया
और वही समय था जब मैं आरएसएस में पहुंचा। तो मैंने बिल्कुल वो समय देखा जब ताला खुला, शिलान्यास हुआ, रामशिला पूजन हुआ, राम रथ यात्रा अडवाणी की निकली और पहली कार सेवा हुई। तो मैं पहली कार सेवा के लिए भी गया, पहुंचा नहीं, बीच में गिरफ्तार हुआ, 10 दिन जेल में रहे और लौट करके वापस आ गया। ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ RSS ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ನಾವೇ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜನರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕೆಟ್ಟವರು, ಅವರು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಜಾಗ್ರಫಿ ಟೀಚರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಅದು ದೇವತೆನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಚಂಡನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಶಾಖೆನಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಚಂಡ ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಪದ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ RSS ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರಕರು ಬೇಡ, ಪ್ರಚಾರಕರು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆನ ಮುಂದಿಡೋ ಅಂತವ್ರು ಬೇಡ, ನಾಗ್ಪುರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವಿಷಯನ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇವ್ನೂರ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ತಲೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ RSS ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೆದ್ರಿ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗತ್ತೆ, ನೀನ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ RSS ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ RSS ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಂಧಿನ ಕೊಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೇಜೋ ಮಹಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವರು RSS ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೀತಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೋಸ್ಕರ RSS ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದ ಆಂದೋಲನನ ಶುರುವಿಂದ ಇವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಿಂದ ಆ ಆಂದೋಲನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಂದೋಲನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 10 ದಿವಸ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಈ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಒಳಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. क्योंकि हमको ये सिखाया समझाया गया और यही पढ़ने को मिला कि बाबर ने राम की जन्मभूमि पर आक्रमण करके उनका मंदिर तोड़ दिया और अब नीचे रामलला की मूर्तियां हैं, ऊपर बाबरी मस्जिद है और इस गुलामी के प्रतीक को मिटाना जरूरी है क्योंकि राम को मुक्त करना है। तो हमें ये लगता था कि ये आजादी का दूसरा आंदोलन है और इसको करने के लिए हमें बिल्कुल जाना है। तो वो पहली कार सेवा में जाने के पीछे मकसद वो था और फिर वो तो सफल नहीं हुई क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने नहीं होने दिया। 91 में एक और मूवमेंट चलाया उन्होंने, गद्दी छोड़ो या राम मंदिर सौंपो,
और इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक बड़ा जुलूस निकाला गया। हमारे यहाँ भी जुलूस निकाला गया, लेकिन जिस दिन जुलूस निकलना था उस दिन उस जुलूस का टाइमिंग और दिन की जो नमाज होती है उसका टाइम एक जैसा था और मस्जिद बीच में पड़ती थी। तो प्रशासन ने ये कहा कि आप या तो टाइम बदलें या अपना रूट बदल लें। लेकिन उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और हमें लगा कि हमारी सरकार है, हमारा शहर है और हमारे नाम है, और ये कौन होते हैं कि हमको रास्ता बदलने को कहने वाले। तो इस बात को लेकर के बहुत विवाद हुआ और विवाद में किसी ने पत्थर फेंके, फायरिंग हुआ। फायरिंग में 2 लोग मारे गए। 2 ऐसे लोग मारे गए जो उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे। वो न तो उस दिन आए थे न उसका कोई लेन देना था। कोई बाजार से जा रहा था घर और कोई घर में सोया हुआ था, बाहर निकला, वो दोनों को गोली लगी, दोनों मर गए। लेकिन वो दोनों संयोग से हिंदू थे, तो ये घोषित कर दिया गया कि वो दोनों राम जी के नाम पे शहीद हो गए। और इन शहीदों का अस्थियों का कलश फिर गांव-गांव में ले जाया गया। तो मेरे गांव में भी ये अस्थि कलश यात्रा का हमने स्वागत किया। मेरा परिवार कभी भी इस विचारधारा का नहीं रहा। मेरे पिताजी, मेरे दादा, वो सब लोग कांग्रेस में सक्रिय रहे। मैं एकमात्र निकला जो आरएसएस के उसमें गया। शुरू में जब मैं खेलने जाता था तो फादर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करते हैं तो, क्योंकि वो टीचर स्कूल के ही आते थे तो उनको लगता था कि शायद स्कूल से रिलेटेड कुछ होता होगा। लेकिन पहली बार जब मैं ड्रेसअप होकर के निकला तो पहला मौका था जब उन्होंने मुझे डांटा। और तब तक मेरे दिमाग में ठीक ठाक चीजें जा चुकी थी और मुझे लगता था कि कांग्रेस जो है वो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है और ये सब चीजें ये तो मुझे लगा कि वो तो टोकेंगे ही, क्योंकि हम तो देश का काम कर रहे हैं और ये नहीं करने देना चाहते हैं। तो बस थोड़ा ये चलता रहता था और पूरा गांव भी एक तरीके से उसी कांग्रेस विचारधारा के साथ था। तो मेरे लिए एक चुनौती थी कि ये जो कलश यात्रा है मेरे गांव में आए और उसका मैं स्वागत करूं, मैं उनको स्थापित करूं कि मैं अब बहुत इसमें आरएसएस में आगे बढ़ गया। तो ये एक दिखाने का मौका था। तो हमने किया ये सब कुछ, उनके लिए खाना बनाया। तो जब खाना बन रहा था मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लोग खाना खाएंगे तो सही। तो मैंने कहा नहीं, आप ये सब आपके कांग्रेस में होता है ऊंच नीच, हमारे संघ में सब हिंदू बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सबको बराबरी। तो उनका अच्छी बात है, अगर ये बराबर हो गया तो ठीक बात है। तो ये कार्यक्रम हुआ रात के वक्त में और फिर हमने उनको खाना ऑफर किया। तो जो सेवा भारती एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, उसके प्रमुख मुझे एक तरफ ले गए, कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा, बंधु, हिंदू समाज अभी बहुत विषम है। हम तो आपके साथ एक ही प्लेट में खाना खा सकते हैं, लेकिन ये जो साधु संत आए इनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो ऐसा कीजिए, आप पैक करके दे दीजिए, हम अगले गांव में खाना खिलाएंगे। तो उनका मतलब ये था कि उनको बताएंगे नहीं कि एक दलित के घर में खाना बना है, हम वहां उनको खिला देंगे बिना बताए। तो मेरे लिए थोड़ा ये बहुत मुश्किल मामला था, लेकिन मैं फंसा हुआ भी था क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी कह चुके थे कि ये नहीं खाएंगे, ये दोगले लोग हैं। और मैंने कहा नहीं, हिंदू समाज बिल्कुल संघ में कोई जाति बात नहीं। तो मुझे लगा ठीक है, अगर ये पैक करके भी ले जा रहे हैं तो मेरी जान छूटी कि कम से कम मेरी इज्जत इधर बची रहेगी। तो वो ले गए वहां से खाना और उस खाने को उन्होंने खाया नहीं, बल्कि रास्ते में फेंक के गए। और रात में वहां जाके कोई ब्राह्मण वैद्य था, उसके घर में उन्होंने खाना बनवाया और फिर खाया। इस यात्रा के साथ मेरा एक दोस्त जो मेरा क्लास फेलो भी था, शाखा में भी हम साथ में जाते थे और हम कविताएं भी लिखते थे, वो भी साथ चल रहा था। वो दूसरे दिन खाने का, क्योंकि हमने खीर पूड़ी बनाया था, तो उनको खाने खीर का केतली लौटाने के लिए मेरे यहाँ आया और उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं बताने के लिए कहा गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से गया खाना नहीं खाया गया, वो फेंक दिया गया, वहां फिर से खाना बना। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने कहा कि जाके देख सकते हैं जहाँ खाना फेंका, और मैंने जाके उसके साथ देखा कि वाकई उन्होंने खाना फेंक दिया, तो तब वहां खड़े होकर के मैंने सोचा, अपने आप से प्रश्न किया कि जिन लोगों के लिए मैं अयोध्या में जाके मरने के लिए तैयार था, वो अगर मेरे यहाँ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मैं क्या काम किन लोगों के साथ कर रहा हूँ, या जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ, उस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहाँ है।
एज ए दलित मेरी औकात क्या है, मैं कहाँ हूँ, तो वो सवाल एक तरीके से खड़ा हुआ। और वहीं से फिर मैं घर लौटने के बजाय जहाँ पे वो रथ यात्रा पहुंची हुई थी वहां गया और वहां उन लोगों से ये पूछा कि आपने मेरे घर का खाना क्यों नहीं खाया, फेंक दिया। तो उनका नहीं, आपको किसने कहा, बहुत स्वादिष्ट भोजन था और हम सबने मिलकर खाया। तो मैंने कहा ये पुरुषोत्तम बता रहे हैं कि आपने फेंक दिया और मैं खुद देख के आया हूँ। जब उनको यकीन हो गया कि मुझे पता है, तो उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो जीप में लेके बैठे थे पीछे की तरफ, वो स्पीड में टर्न हुई तो उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। वो नीचे गिर गया तो कैसे खा सकते हैं। तो एक ही मिनट में उन्होंने दोनों मतलब दो बात कह दी और एकदम झूठ। तब मुझे लगा कि अब इस प्रश्न का जवाब तो पूछना चाहिए। तो बहुत जगह पे मैंने प्रचारकों से पूछा, उस समय के सरसंघ चालक से चिट्ठी लिखी, लेकिन कुछ दिनों तक तो उन्होंने मुझे सुना और बाद में सुनना भी बंद कर दिया। पहले तो मुझे वो समझाते थे कि अरे ये छोटी सी बात है, इसको छोड़ो ना, राष्ट्र निर्माण के काम में लगो, बड़ा काम करना है अपने लोगों को। मुझे लगा आपके लिए बहुत छोटी बात है, मेरे लिए बहुत जिंदगी का सवाल है, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है और मुझे कुछ और निर्माण नहीं करना है, पहले तो इसका जवाब मिलना चाहिए। तो वो फिर जवाब कभी आया नहीं, कहीं से नहीं आया, कहीं सुनवाई नहीं हुई। बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या क्या बातें करते रहता है। तो मैंने एक तरीके से 92 से पहले आरएसएस से मैं निकल गया। आरएसएस को मेरे अंदर से निकलने में काफी समय लगा, क्योंकि मैं तो बाहर आ गया, लेकिन मेरे भीतर में जो आरएसएस बसा हुआ था, वो मैं किसी मुस्लिम बस्ती में जाऊं तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि इधर मस्जिद के नीचे हथियार होंगे, या मेरे को पकड़ के वो काट डालेंगे, या ये कर देंगे, या कोई नॉनवेज का दिखता था तो मुझे लगता था ये गाय खा रहे होंगे। और वो सारी चीजें जो सिखाई गई या मैंने पढ़ी आरएसएस की लिटरेचर से, वो सब दिमाग में और सालों तक घूमती रही। बाद में जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया, कुछ और लोगों को पढ़ा, तो उन चीजों को बाहर निकलते निकलते कुछ 7-8 साल और लगे, तब जाकर के मैं उस पूरे विचार से एक तरीके से लिबरेट हो पाया। अभी भी उसकी भाषा कभी कभी आ जाती है, क्योंकि उधर रह करके जो सीखा वो आ जाता है, लेकिन काफी कुछ निकल पाया उससे बाहर। ಇವ್ರು ಶುರುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಫುಲ್ ಆಗಿ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ನನಗೂ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ RSS ನಲ್ಲಿ ಕರಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಬರೋರ್ಗೆ ಇದು 2ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇವರು ಕೂಡ ಕರಸೇವೆಗೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಅವರು ಆ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತಡೆದ್ ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತು. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅದ್ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ದೇ ಸಿಟಿ ಇದು, ಸೊ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸತ್ತವರು 2 ಸಹ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೆರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಬಜಾರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಸತ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸತ್ತವ್ರು 2 ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಮರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸತ್ರು, ರಾಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಸ್ಥಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ RSS ಕಡೆಯಿಂದ. ಭವರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಾತ 2 ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾರೆ ಎಲ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆನೆ ಬೆಂಬಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಮ್ ತಂದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು RSS ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು
ಆ ತರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ನಾನು RSS ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಸ್ಥಿನ ಅಲ್ಲಿ ತರೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು RSS ಪ್ರಚಾರಕ, ನಾನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದೀನಿ, ನೀವು ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಇವರು ಆ ಯಾತ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರೋ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾರತಮ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಊಟ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು RSS ಜೊತೆನೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ರು ಅದೇ ಯಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಬಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೀಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಶುರುನಲ್ಲಿ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಊಟದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ತೋರ್ಸಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಆ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಂದಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮನೆ ಊಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು, ನಾವು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಹುಟ್ಕೋತು, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಂತ ಸಂಬಂಧ? ನಾನ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಹೊರಟಿರೋ ಈ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹುಟ್ಕೋತು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಅದನ್ನ RSS ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜಾತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ನೀನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ, ದೇಶ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನನ್ನ ಘನತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನನ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಟ್ಟದ್ ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಮೊದ್ಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹುಚ್ಚ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗೇನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1992ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರು RSS ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ RSS ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಿದ್ದ RSS ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RSS ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಒಂದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಖೇರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮಸೀದಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರ ಚಾಕು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರ ಆಯುಧಗಳು ಇರತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮಾಂಸ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೀಫೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ RSS ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರೋ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಚಿಂತಕರನ್ನ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬದಲಾಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ RSS ಭಾಷೆ, RSS ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. एक नाम लिया पुरुषोत्तम, क्या पुरुषोत्तम अग्रवाल? नहीं पुरुषोत्तम अग्रवाल, तो हालांकि उन्होंने अभी बॉम्बे में कहा कि वो खुद भी पहले RSS में रह चुके हैं. ये पुरुषोत्तम क्षत्रिय थे, पुरुषोत्तम अग्रवाल तो बहुत उम्र वाले व्यक्ति. तो खैर ये ज्यादातर चीजें मैंने किताब में बहुत डिटेल में लिखी है. किताब का नाम आप एक बार और बताएं? भंवर मेघवंशी. I could not be Hindu. अच्छा, हिंदी में एक किताब है ना? हाँ. हाँ, मैं एक कार सेवक था.
ये किताब है क्या? वो हाँ। किताब। अच्छा ठीक है। तो खैर किताब में बहुत चीजें लिखी गई, लेकिन कुछ कुछ चीजों को नहीं उसमें क्योंकि एक तो बहुत बड़ी किताब हो जाए ये एक खतरा होता है, तो उसको एक छोटा और लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लगे, इसलिए घटनाओं को बहुत लंबा नहीं किया। दूसरा आरएसएस के अंदर के जो कॉन्ट्रडिक्शन थे, क्योंकि मैं कार्यालय प्रमुख था तो मैं पूरे जिले में क्या चीजें चल रही थी, क्या गड़बड़ियां चल रही है, बाहर आरएसएस एकदम देशभक्त संगठन ये वो सब चीजें चलती रहती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बहुत आपसी झगड़े हैं, करप्शन है, और जो संस्कार की बात करने वाले एबीवीपी के लीडर लोग हैं, उनका एबीवीपी के जो पुरुष लीडर हैं और वो जो महिला लीडर्स हैं उनके बीच के आपसी संबंधों को लेकर के, तो ऐसे कई चीजें हैं जिनको जानबूझ करके नहीं लिखा, क्योंकि उसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुषों के व्यक्तिगत चरित्र को लेकर के मैं लिखना नहीं चाहता था, तो वो एक स्किप किया। दूसरा कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जो दंगा फसाद थे और उसमें आरएसएस के लोग शामिल थे, या एज ए जिला कार्यालय प्रमुख और चीजों में मैं भी कई जगहों पे गया, हालांकि मैं खुद में कोई दंगा नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी वहाँ जहाँ जहाँ मौजूदगी रही वो लीगल कुछ ऐसी चीजें थी, मुझे लगा कि बाद में जाकर के फिर वो किताब के बाद कोर्ट कचहरी में ही घूमते रहना पड़ेगा, तो ये सोचते हुए और व्यक्तिगत लोगों पर कुछ टिप्पणी नहीं किया मैंने, ताकि वो, क्योंकि उससे सनसनी बन सकती थी, वो एक वो काफी लोकप्रिय भी होता, शायद विवाद भी होता। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किताब के जरिए कोई विवाद खड़ा करके उसकी बिक्री बढ़ाना, बल्कि मोटे तौर पे आरएसएस क्या है और उसमें दलितों के लिए क्या जगह है वो प्रकट करना ही मेरा उद्देश्य था। तो इस वजह से बहुत सारी घटनाओं को इसमें से छोड़ दिया गया, कुछ तो प्रिंट में छोड़ गया, क्योंकि ये किताब लिखी गई सोशल मीडिया पर। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो मुझे लगा कि अब बोलना चाहिए, अभी, क्योंकि जब लोग चुप हो रहे हैं तब हमें बोलना आवश्यक है। तो मैंने एक दिन सुबह सुबह चाय पीते हुए फेसबुक खोला और उस पर एक पहली पोस्ट की, और फिर वो एक दिन जो था वो 54 डेज तक पर डे सुबह की चाय के बाद एक पूरा चैप्टर मैंने अपने एक्सपीरियंस को लिखता रहा मैं फेसबुक पोस्ट थी। हाँ, तो वो दरअसल किताब पूरी फेसबुक पे ही तो मुझे वो भी समझ में आया कि आप जब एक तो किताब लिखेंगे, आप वो छपेगी, फिर लोगों की प्रतिक्रिया आएगी, रिव्यू होंगे। यहाँ तो लिखा, चाय दूसरी चाय पियेंगे तब तक रिव्यू भी आ चुके होंगे। तो हर दिन और जितना लोगों के कमेंट है, अगर उन कमेंट्स को एक अलग किताब बनाया जाए तो वो अपने आप में इससे 3 गुना बड़ी किताब। और उसी से फिर जो पब्लिशर है वो लोगों के भी नजर पड़ा, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था कि कौन पब्लिशर है और कौन क्या है। तो वो पब्लिशर लोगों ने मंगाया किताब को। फिर जब वो फेसबुक पोस्ट थी तो मैं तो उसको ऐसे ही कंपाइल करके उनको भेज दिया, तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे थोड़ी किताब होती है, किताब तो किताब की तरह होना चाहिए, इसमें और डिटेल होना चाहिए। फिर उस किताब पे काम किया है, एक पूरा साल लगा कि उसको ढंग से लिखा गया। और फिर फेसबुक की अपनी एक लैंग्वेज है, तो उसमें कुछ भी लिखा हमने, जैसे सड़क पे बैठ के फुटपाथ की लैंग्वेज में पूरा वो था, तो उसको थोड़ा साहित्य की भाषा में रखा। सब कुछ करने के बाद में वो कई दिनों तक अटकी रही, किताब छपती नहीं है। हर बार मैं पब्लिशर से फोन पे बात करता हूँ, वो कहते हैं हाँ काम चल रहा है। तो ये काम चलते चलते अगला चुनाव फिर आ गया 2019 का, और फिर बीजेपी फिर से जीत के आ गई, मोदी। तो तब उन्होंने उस किताब का जो स्क्रिप्ट था उसको टेबल से उठा करके नीचे कहीं रख दिया, और मुझे उनके एडिटोरियल टीम में से किसी एक साथी ने कहा कि किताब इस पब्लिकेशन से कभी नहीं छपेगी, आप उसका इंतजार मत कीजिए। तो तब हमने वो ड्राफ्ट मांगा, और जिसने छापा ये दरअसल ML का ग्रुप है, जो CPI-ML, उनका एक जन संस्कृति मंच जो है उससे जुड़े हुए पब्लिशर हैं। तो उन्होंने हिम्मत किया, दरअसल उनको मालूम था कि हो सकता है कि इस किताब के साथ ही उनका पब्लिकेशन आखिरी किताब छापेगा, लेकिन वो फिर हिंदी में प्रिंट होके आ गया।
और आने के बाद उसका काफी अच्छा असर हुआ। खासतौर पे मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि छोटे छोटे गांवों में जो एक परिवार भी दलित रहता है, उसके किसी 19 साल 20 साल 25 साल के युवा ने किताब को के साथ एक सेल्फी लिया और अपने अनुभव के साथ आरएसएस को चैलेंज करते हुए सोशल मीडिया में डाला, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। और फिर कई लोगों ने अपनी कहानियां लिखी कि उनका आरएसएस में अनुभव क्या। और इसमें एक कहानी जो बाद में किताब के रूप में छप के आई, वो गुजरात से आई, और उन्होंने मूलचंद राणा नाम के एक व्यक्ति ने पूरा एक किताब लिखा। गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, और अंग्रेजी में भी वो किताब आई, व्याह मोह उसका नाम है हिंदी में। और उन्होंने उसकी प्रेफेस में लिखा कि वो 49 ईयर्स तक आरएसएस में काम किया उन्होंने। वो 63 के थे तब लिखा हुआ, और वो कभी नहीं लिख पाते अगर उन्होंने मेरी किताब नहीं पढ़ी होती। किताब पढ़ के उनको वो लगा कि उनके साथ जो गुजरा वो उनको लिखना चाहिए। तो मैंने फिर उनको धन्यवाद दिया जब उन्होंने किताब भेजी। मुझे नहीं मालूम था कि वो पहले किताब छप के मेरे हाथ में आई, तो मैंने पढ़ते हुए पाया कि उन्होंने मेरा जिक्र उसमें किया और उनको इससे प्रेरणा मिली। तो मैंने उनको धन्यवाद देते हुए ये लिखा कि मेरी उस समय तक मेरी उम्र 49 ईयर नहीं हुई थी, अब मैं 49 में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरी तो उम्र 49 नहीं है, आपने 49 ईयर उधर गुजार करके बाहर निकले, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो आरएसएस के राष्ट्रीय समरसता मंच के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे, गुजरात पब्लिक कमीशन के मेंबर रहे, और उनको गुजरात सरकार ने डरबन में जब दलितों का कॉन्फ्रेंस हो रहा था कास्ट और रेसिज्म वाला, तो वहां पर दलितों का विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया। तो उन्होंने वो सारी कहानी लिखी कि कैसे मेरा इस्तेमाल आरएसएस ने इतने सालों तक किया और मैं इस्तेमाल हुआ या जो कुछ भी रहा। तो किताब से फायदा ये हुआ कि बड़े पैमाने पे दलित यूथ ने चैलेंज किया आरएसएस को। उन्होंने वो हिम्मत दिखाई छोटे छोटे गांवों से कि हम आपके गांव में रहते हैं और आपसे अलग एक विचार रखते हैं, या ये किताब हम पढ़ रहे हैं। तो वो किताब पढ़ना और किताब के साथ सेल्फी को जाहिर करना एक रेजिस्टेंस के मूवमेंट की तरह चला काफी दिनों तक, और अब तक हिंदी का 5th एडिशन आ चुका है। और उसके बाद में फिर वो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने उसको अनुवाद किया। और अनुवाद से पहले तक मैं निवेदिता जी को जानता भी था, पर हम मिले कभी नहीं। किताब छप के आ गई, उसके 1 साल बाद में हम आपस में मुलाकात हुई। तो जब हमारे पब्लिशर ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, क्योंकि दलित ग्रुप्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम सवर्ण महिला होकर के क्यों दलित का वो कर रही हो। तो फिर मैंने उनको लिखा, कॉमरेड कोई चिंता की बात नहीं, हम मिलके लड़ लेंगे। मैं जब आरएसएस से लड़ सकता हूँ तो अम्बेडकराइट लोग तो मेरे अपने लोग हैं, तो कोई नो प्रॉब्लम, आप करिए। तो फाइनली उन्होंने किया, और बहुत अच्छा अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया। अभी तमिल में, मलयालम में, मराठी में, पंजाबी में, हिंदी में और अंग्रेजी में अवेलेबल है। कन्नड़ा की कोशिश अनीस भाई और हम लोग कर रहे हैं, तो कब होगा, और जब भी होगा जरूर। ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕೋಟಗಾರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದರ ವಿನೋದ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ವಿಕಾಸ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೇಕಂತಾನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು RSS ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ತರ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಚೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ RSS ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಳಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ABVP ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾರು ಮೇಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಗಂಡಸರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ, ಮತ್ತೆ RSS ಒಳಗೆ ಇರೋಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ.
RSS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಏನ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಚ್ಚಾರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡದೆ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗೋದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಜನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾರ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ RSS ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು 54 ದಿವಸ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ RSS ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇವರು 1 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ಧೂಳ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ CPIML ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ತರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ರೂನು ಆ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯುವ ಜನರು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡು RSS ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು 49 ವರ್ಷ RSS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ RSS ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ರು ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಡರ್ಬನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಕ್ಕೆ RSS ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಲಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ರೇಸಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂತ ದಲಿತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದ್ರೆ ದಲಿತ್ ಯುವ ಜನರಿಗೆ RSS ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ವೇಗನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಿವೇದಿತಾ ಮೇನನ್ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಲ್ಲೂ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕು, ಶಿವಸುಂದರ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ AK ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸರ್ RSS ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಲೇಟ್ 80s ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈ somebody who was in the RSS who left and came. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ हिंदी RSS मतलब कर्नाटक से एक और व्यक्ति थे AK सुब्बैया सर, वो भी RSS में थे और लेट 80s में उन्होंने भी एक किताब लिखा था कन्नड़ा में. जब ये डिस्कशन का अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने जाके कुछ रिसर्च किया, यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है क्या. और शिवसुंदर सर यू आर सेइंग दैट देयर आर 3 ಮುನಿರಾಜು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹನ್ಮೇಗೌಡ ಅಂತ ಒಬ್ರು. ಹನ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು RSS ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ RSS ಸಂಘಟನೆ ಅಂತಿದೆ. ನಾನ್ RSS ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟ RSS. ಆಮೇಲೆ ಇವರೊಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ओके, तो 92 में आपने बोला कि आप RSS छोड़ी. तभी से लेके आज तक, जब अभी राम मंदिर का भी अभी इनॉग्रेशन होने वाला है, तभी से लेके आज तक आपके काम किस तरीके के काम में किस तरीके से आपका काम रहा है? आपका काफी काम MKSS के साथ भी रहा है, तो
क्या आप वो आरएसएस में जो आपने सीखा, क्या आप उसके खिलाफ काम करने की कोशिश की या फिर आप दूसरे तरीके के एक्टिविज्म में घुस गए? तो कैसा रहा आपका जर्नी वहाँ से छोड़ के आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो जब तो छोड़ा तो मैंने जैसा कहा कि मैंने छोड़ा, उसने तो मुझे नहीं छोड़ा, तो कुछ साल तो उसमें भी थे। तो शुरुआत तो ये रही कि मुझे लगा कि मुझे उनसे बदला लेना चाहिए। तो मेरा काम शुरू हुआ उनसे बदला लेने का। तो अभी बदला लेने का भी कुछ ज्यादा पता नहीं था कि कैसे बदला लेने का, क्या करना है। तो पहला काम तो हम ये कर सकते थे कि क्योंकि उस समय विद्यार्थी थे, तो एबीवीपी जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसको उसमें से जो मेरे जैसे असंतुष्ट और लोग थे उन सबको इकट्ठा करके हमने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ, और उसके जरिए हमने कॉलेज में उनके साथ फाइटिंग शुरू किया। दोनों तरह का था वो। आप जानते हैं कि कॉलेज की पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही होता है कि लड़ाइयाँ भी हुई और बहुत हिंसक तरीके से एक दूसरे के साथ मारपीट वगैरह वगैरह वो सब भी चला। लेकिन मुझे लगा कि उससे वो बहुत ज्यादा नहीं चिढ़े। ठीक है, वो हार जाते हैं, जीत जाते हैं। तो मुझे लगा कि क्योंकि वो मंडल कमीशन उसी समय में आया ही था और वो बहुत वीपी सिंह के बहुत खिलाफ थे, तो मुझे लगा मुझे जनता दल में शामिल हो जाना चाहिए, तो उससे भी शायद वो नाराज होंगे। तो मैं 1 साल के लिए उसमें शामिल हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क उससे भी नहीं पड़ा। फिर लगा और कुछ बड़ा किया जाए, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ जाए। तो कन्वर्जन में जैन, बौद्ध और सिख, उनको लेके मेरा आरएसएस में जो समझ बना वो ये था कि ये हिंदू समाज के ही अंग है, ये अलग धर्म नहीं है, ये केवल पंथ है हिंदू धर्म के। तो मुझे लगा उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना उनको। और मुस्लिम्स के खिलाफ मेरे दिमाग में बहुत इतना नेगेटिविटी था कि मैं उनके बारे में सोचा ही नहीं, ब्लॉक था पूरा दिमाग। तो फिर लगा कि क्रिश्चियन बना जाए, लेकिन अब वो क्रिश्चियन कोई संपर्क में नहीं था, अभी तो बहुत संपर्क में आ गए। तो फिर ढूंढा और एक पेंटिकोस्टल चर्च के पास्टर मिले, बथुएल गायकवाड़। तो मैं बहुत उत्साह से उनके पास जाके और पूरा बताया मैंने कैसे मैं आरएसएस में था और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और मैं अब उनको सबक सिखाना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने सुनते रहे, अंदर जाकर के एक न्यू टेस्टामेंट लाया है छोटे छोटे अक्षरों वाला, और मुझे दे दिया उन्होंने, और दे के कहा इसको पढ़ना, और जीसस कहते हैं कि माफ करो। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे माफ करो, तो शुरू हुआ मेरा। तो और कहा कि अगले संडे को आप प्रेयर में आना है। मैं अगले संडे प्रेयर में जाता, उससे पहले ही उनको लगा कि ये जरूर कोई आरएसएस का बंदा है, एक फर्जी कहानी बना करके ये हमारे यहाँ चर्च में घुसना चाहता है और हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मैं वापस उन तक पहुंचता, उससे पहले ही उन्होंने ढूंढ करके मेरा पता वता निकाल करके मेरे पिताजी तक ये बात पहुंचा दी कि तुम्हारा लड़का ईसाई बनना चाहता है। तो मेरे फादर के लिए ये थोड़ा ज्यादा कल्चरल शौक था, क्योंकि वो उनको लगा आरएसएस में गया, अयोध्या गया, कुछ किया, ये तो ठीक था, लेकिन अभी ये ईसाई बनना तो और बहुत ही बुरा है। तो फिर वो एकदम बड़े नाराज हुए, उन्होंने बिल्कुल रोक लिया कि कुछ नहीं जाना, इधर उधर कहीं नहीं जाना, घर में रहो गाँव। तो वो एक तरीके से जैसे कोई जेल हो जाता है ना, नजरबंद कहते हैं हमारे यहाँ, आपको घर में ही कैद कर लेते हैं ऐसा। लेकिन मैं उधर भी रेडियो पर वो जीसस कॉल्स वगैरह वगैरह कुछ आते थे, वो ढूंढते रहता था। और फाइनली मुझे एक पता मिल गया जहां मैंने एक चिट्ठी लिखी, और एक दिन जब दोपहर में कोई नहीं था मेरे घर में, मैं अकेला था, तब एक बंदा मेरे घर में आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी चिट्ठी हमें मिली और मैं जोधपुर से आया हूँ। वो एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के पास्टर थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो आरएसएस जितना ही कट्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो
मेरे लिए तो क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, सारे क्रिश्चियन एक जैसे। तो मैं उनके साथ चला गया और 3 महीने तक उन्होंने मुझे पूरा बाइबल पढ़ाया, पहले उत्पत्ति ग्रंथ से लगा के आखिरी तक। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि अब आपको बैप्टाइज करेंगे, उसके बाद आप एक नया जन्म आपका हो जाएगा। तो मैं तो अपना प्रोजेक्ट तो पीछे रह गया, मेरा बदला लेने का, वो नया कुछ और ही चल रहा था। लेकिन मैं सोचा कि चलो नया जन्म हो जाएगा, कर लेंगे। खाना वाना देखभाल वही कर रहे थे क्या? हाँ, उधर ही रहा मैं उनके साथ। अब ये नया जन्म के लिए उन्होंने एक पानी के कुंड में संडे के दिन सारे चर्च के लोगों को इकट्ठा किया, मुझे उसमें नीचे डाला, वापस निकाल के सफेद कपड़े में ढका और गीत गाए और उन्होंने कहा बोर्न अगेन। तो मुझे लगा ये कैसे नया जन्म हो गया, क्योंकि मेरे खेत पे तो ऐसा ही कुआं है और उसमें इतना बड़ा टैंक, रोज उसी में मैं ऐसे गिरता हूँ, वापस निकल करके कपड़ा पहनता हूँ। तो आज कैसे ये नया जन्म हो गया। तो फिर कुछ दिनों तक और उनके साथ एक संबंध बना रहा, लेकिन वो बस उनका यही था कि आप ये सब भूलो और कुछ और करो। मेरे लिए वो था कि मेरे लिए भूलना ये नहीं, मेरा मुक्ति कुछ चाहिए नहीं, मेरा तो बस उनके साथ पंगा है, वो ठीक होना चाहिए। तो फाइनली मैं उधर से निकला और फिर मैं दलित सेना एक ऑर्गेनाइजेशन था रामविलास पासवान का, उसमें शामिल हो गया। और इस बीच में हमने एक मौलाना से मेरा संपर्क हो गया, उसके साथ मिलकर के इस्लामिक सेवक संघ, हैदरे करार इस्लामिक सेवक संघ बनाया। लेकिन वो बनाया और उसके बारे में मैंने खुद ने ही लिख दिया एक अखबार में। तो बन करके आगे चलता, उससे पहले आईबी वाले आकर के और मौलाना को उठा के ले गए। तो वो तो वहीं खत्म हो गया, तो वो ज्यादा आगे बढ़ी नहीं चीज। लेकिन ये दलित सेना वाला काम जरूर बढ़ा। उसमें रहते हुए मैंने थोड़ा बाबा साहब को अलग तरीके से पढ़ा, क्योंकि पहले बाबा साहब जो थे वो भगवा रंग में रंगे हुए थे मेरे लिए। क्योंकि मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी का डॉक्टर अम्बेडकर का बायोग्राफी पढ़ा, जिसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर भगवा झंडे को राष्ट्र ध्वज बनाना चाहते थे, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हाँ, और मतलब उसमें बिल्कुल अलग अम्बेडकर, जो अम्बेडकर इधर दिखते नहीं है, वो अम्बेडकर आरएसएस में बनाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अम्बेडकर आरएसएस के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने सावरकर को जेल से बाहर निकलवाया और ये सब कहानियां उधर खूब चलती। लेकिन दलित सेना में रहते हुए मेरे को अम्बेडकर को पढ़ने को मौका मिला, लेकिन वहां रहते हुए कुछ और दिक्कतें हुई, क्योंकि रामविलास पासवान का जो विचार था और वो जो कर रहे थे, वो जो कहते थे और करते थे, उसमें बहुत बहुत फर्क था। तो मैंने ऐसे ही एक आर्टिकल उनके खिलाफ लिख दिया, रामविलास या भोग विलास। और उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। और ये ऐसे चलते चलते फिर मैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया ना आरएसएस से, फिर इधर उधर क्रिश्चियन ये वो सब करते करते थोड़ा थक गया। और इस बीच में गवर्नमेंट टीचर के रूप में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर 2 साल में टीचर रहा राजस्थान सरकार के स्कूल में, लेकिन वहाँ अलग तरह की समस्याएं थी। वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर था, तो वो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों के दिमाग में ये था कि ये जो टीचर आता है ये हमसे नीची जाति का है। तो वो टू मट का सिस्टम था उसमें। तो पानी पीने के लिए मेरे लिए अलग था और वो बच्चों के लिए अलग होता था। तो और उस गांव में से साइकिल पर बैठ करके निकलने से वो लोग मना करते थे कि आपको इसमें पैदल चल के निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे इसमें निकल। तो मुझे लगा कि जिस समानता की बात हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो समानता मैं खुद ही अपने साथ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या समानता और ये क्या एजुकेशन है। तो फाइनली 2 साल के बाद मैं उधर से रिजाइन किया। Which year was this? 98, 99। So the practice was still there. You're हाँ, still there. today, अभी भी है। अभी Even today. हाँ। ये गांव कौन सा? ये गांव मेरे गांव के बहुत नजदीक का गांव था, एक धनाजी का खेड़ा करके छोटा सा गांव, मेरी अपनी पंचायत का गांव। ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ RSS ನ ನೀವು 1992 ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಿ,
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, RSS ಸಿದ್ಧಾಂತನ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು RSS ನ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ RSS ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ರಿವೆಂಜ್ ಬೇಕು, RSS ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ABVP ಇವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ABVP ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಂತಾನೆ ಬೇಜಾರಾದವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ತಂದು ಇವರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧಿಕಾರ ರಕ್ಷಕ್ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆನ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ABVP-ನ ವಿರೋಧಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಜಗಳಗಳು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ABVP-ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೊಡೆಯೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ದು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಜನತಾದಳ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ABVP-ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಜೈನು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಧರ್ಮನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RSS ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೆಂಟಕೋಸ್ಟೆ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ RSS ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅನುಭವ, ಇವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ತಂದು ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಇಷ್ಟು ಕೋಪ ಇಷ್ಟು ರಿವೆಂಜು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ವೇಗ ಇರ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಅದು ಸಹ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಾದರ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಈತ RSS ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಮಗ ಈ ತರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. RSS ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಶಾಕ್ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಆ ಸುದ್ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕಟ್ಲೆನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀಸಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ದವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಒಳಗೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪಂಗಡ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸೇ, ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿಸಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಜೀಸಸ್ ಇಂದ ಮುಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿವೆಂಜ್ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ RSS ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ನೋವು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಲಿತ್ ಸೇನೆ ಅಂತ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RSS ಒಳಗೆ ಕೇಸರೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದೊಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ದೇನೆ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಭಗವಾನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. RSSಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ RSS ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸಂಘಟನೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ ಒಂದು, ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ
ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಲಿತ್ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಶುರುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಆ ಮೌಲಾನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆದಾಗಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು 1ನೇ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಬರೋವಂತ ಟೀಚರು ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ನಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಟಂಬ್ಲರ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಸೈಕಲ್ ಬಳಸಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಜಾತಿನವರು, ಕೀಳ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಮಾಜ ಹೇಳತ್ತೋ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ. ಇದು 1998-99 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. खैर बहुत लंबा हो गया, मैं अभी शॉर्ट में इसको समाप्त कर दूं। तो ये सारा सब कुछ करते हुए ये समझ में आया, और खास तौर पे जो बहुजन लिटरेचर और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के बाद कि जो मेरे साथ हुआ वो केवल मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ हो रहा है, ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पूरी समुदाय के साथ हो रहा है। तो ये बदला लेने से नहीं काम चलेगा, बल्कि बदलाव करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये जब समझ बनी तो फिर मैंने 2 तरह का काम एक साथ शुरू किया। मैं जर्नलिज्म से मैंने अपना शुरू किया, लेकिन केवल खबरें लिखने से या आर्टिकल लिखने से नहीं, बल्कि मेरा ये सोच बना है कि जिन लोगों के लिए लिखना है उनके लिए लड़ना भी है। तो लिखना भी है, उनके लिए नारा भी लगाना है, उनके लिए जेल भी जाना है तो जाना है, उनको संगठित भी करना है। तो ये जर्नलिज्म और एक्टिविज्म को मिला करके ये काम शुरू किया, और वो करते हुए ही मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के लोगों के साथ मैं अरुणा रॉय जी का इंटरव्यू करने गया, और बस वो हमारी जो पहली मुलाकात थी उसमें एक ऐसा एक दोस्ती बन गया कि फिर मैं 13 साल तक उनके यहाँ फुल टाइमर के नाते काम किया है। और उसके बाद निकलने के बाद PUCL के साथ मैं सक्रिय हूँ अभी भी। इस बीच में खूब सारे वहाँ जो दलित संगठन हैं उनके साथ, और ख़ास तौर पे दलित, आदिवासी, नोमैडिक और माइनॉरिटी ये जो इश्यू है राजस्थान के, उन मुद्दों पर मैं लिखता हूँ, और फैक्ट फाइंडिंग, कुछ और चीज़ें, और भी धरना प्रदर्शन, जो भी चीज़ें हो सकती है वो सब चीज़ें करने का प्रयास अभी तक करते रहता हूँ। तो बस यही है। और आजकल ज़्यादातर टाइम मैं घूमने में बिताता हूँ, मतलब मैं अपनी भाषा में उसको आवारागर्दी करना कहता हूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ पिछले 2-4 साल से। और कुछ नई चीज़ करने की ट्राई में हूँ कि जो लोग हमसे सहमत नहीं हैं, जो हम जैसे नहीं हैं, उस तरह के लोगों के साथ कैसे बात की जाए। क्योंकि हम लाइक माइंडेड लोग आपस में बैठ के एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, तो वो तो हम हैं ही, कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं है हमारे साथ, उनके लिए क्या एक भाषा डेवलप की जा सकती है, वो कैसे हम किया जा सकता है। तो मैंने ये करीब 3-4 साल से ये शुरू किया, और अलग अलग कम्युनिटी के साथ जिनसे हमारा लड़ाई है उनके साथ संवाद कर रहे हैं। रिलीजियस लोगों के साथ कुछ काम शुरू किया हमने, कबीर सत्संगों में जाकर के भाषा उनके साथ बात करना शुरू किया, साधु संतों की मौजूदगी में। तो हम कहते हैं कि ये परलोक तंत्र की बात करते हैं, हम थोड़ा लोकतंत्र की बात आती है। इनका फायदा लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा, ये LIC के पैकेज की तरह। हमारा फायदा आप इधर जीते जी ले सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी बातचीत के साथ करते हैं। और थोड़ा हमने रामदेव पीर एक सूफी है राजस्थान में, जिनका दलितों पर बहुत प्रभाव है, उनके मंदिर होते हैं, उन मंदिरों पर थोड़ा
आरएसएस कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। रामदेव पीर तो 600 साल पहले हुए और वो सूफी थे, और लेकिन इन्होंने उनका हिस्ट्री, उनका पूरा जीवन अलग तरीके से लिख दिया, और उसमें लिख दिया कि वो औरंगजेब से गायों की रक्षा करते हुए मारे गए लड़के, जबकि वो पोखरण में उनका था जहां पर पूरा डेजर्ट है, वहां गायें होती नहीं। ऊंट का रक्षा करते हुए फिर भी माना जाए, लेकिन वो एकदम फर्जी चीज, और वो औरंगजेब के जमाने में थे ही नहीं, वो इब्राहिम लोधी के टाइम में थे। तो ये सब चीजें करते हुए हमने सोचा कि इन स्पेसेस को हम कैसे बचाएं। तो हम उन मंदिरों में देवालय पुस्तकालय शुरू किए। तो एक झोला लगाते हैं, उसमें किताब भारत का संविधान और बाबा साहब की जीवनी और रामदेव पीर की मैंने जीवनी लिखी दोबारा, वो उन तथ्यों के साथ कि वो कैसे हिंदू मुस्लिम और दलितों के साथ उनका काम था और उनका क्या विचार था, सूफीज्म का, भक्ति का क्या विचार था। तो ये चीजें करते हुए हम आजकल इसी तरह के कामकाज में अभी लगे हुए। और अनीश और हम लोग एक दिसोम नाम के एक लीडरशिप के काम में भी थोड़ा काम करते हैं, काम ज्यादा नहीं करते हैं, उसकी कोर टीम में हम सदस्य हैं। वो एथिकल सर्वेंट लीडरशिप के लिए प्रयास है। 15 महीने का एक कोर्स है जो घूमते हुए वो लोग करते हैं। बीच बीच में हम लोग जाकर के उनके साथ थोड़ा घूमते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोगों को सुने, कैसे हम एक नई भाषा डेवलप करें जहाँ बिना किसी को हर्ट किए बात कर सकें। तो अभी सीख रहे हैं, अभी कुछ रास्ता नहीं मिला, लेकिन रास्ते की खोज में कई कई प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। तो यही बस सफर। ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ RSS ಒಳಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅನುಭವ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನರ ಜೊತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ರಿವೆಂಜ್ ಸಾಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ನಿಜವಾದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೈಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ತರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರು MKSS ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರುಣಾ ರಾಯ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಆ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಅವರು MKSS ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 13 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PUCL ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೆಚ್ಚಾರೆ ಬರೀತಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾರು ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಒಪ್ಪಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ದಾರಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಈ ಕೆಲಸನ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹುತ್ವದ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಸತ್ಸಂಗ್ ಇರ್ಲಿ, ರಾಮದೇವ್ ಪೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಒಂದು ಲೀಡರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರೋಂತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರಿ. Superb translation. Thank you, Purna. अभी एक्चुअली टाइम हो गया है. 2 और सवाल थे मुझे पूछना, लेकिन शायद हमारे सबके दिमाग में भी वो 2 सवाल घूम रहे हैं. तो और भी ಸವಾಲ್ ಹೋಂಗೆ आपके मन में. ನಾವಿವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ತರ ನಾವು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ. Take a round of questions. ಹಾ There is three more people that I can think of who left the RSS. One is mentioned Purushottam Agarwal, D.R. Goyal, and another S.S. Deshpande. So all these people, they left the RSS and wrote about and campaigned against the RSS. He has a question. ಯಾ ವಿಶೇಷ್. Could I ask in English if someone could please translate? Yeah, okay. I was just thinking these last 10 years are kind of unique in the history of the Sangh because they have so much power, so much money like never before. And I'm just wondering what it does to the relationship between RSS and BJP. If Bhavarji has any insights on that. Because it also sort of shows up in the book, right? What happens when Swayamsevaks get access to money, to power, how those equations change. कोई और सवाल? हाँ, ट्रांस. One question at a time. हाँ. No. Can I ask? Yeah, please do. No, I wanted to know, because that has been a very interesting journey of exploring different ways of finding an integrity, because that's how I understood it. And as we see that now he is involved in many kinds of activities, whether it's Adivasis or so many different communities. My question is that, of course, one truth he found out, it's not a question of taking revenge, but to change. That seems to be like one answer he has found in his life. But now with the engagement with so many different communities, what does he feel about his role or his own personality as such? Does he feel that at least at last he has found some kind of integrity that he was looking for? Or does he feel that the only way that's possible today is to spread ourselves across many communities and then take up issues as they come by? So is there no other way in which we can bring all this together and then still become an integral person? आपको क्या लगता है कि हमारा सरकार और प्रधानमंत्री सफल हुआ कि दलित लोगों को आउटरीच और एंगेजमेंट हुआ है, या मुझे लगता है उन्होंने दे आर ट्राइंग टू डू इट trying to get a larger voter base and unite the Hindu voter base. Have they been successful? Okay. सिंपल सा सवाल है, जब आपने डिसाइड किया कि आप आरएसएस के अगेंस्ट कुछ करोगे, मतलब किसी भी मॉडल में आपको डर नहीं लगा? मतलब वो आपको पर्सनली जानते थे क्योंकि आपने उनके साथ काम किया था, आपको उनके डीप डार्क सीक्रेट्स पता थे, तो उनको ऐसा कभी नहीं लगा कि अगर आप वो बोल दोगे बाहर, और अगर आपको कभी ऐसा लगा कि चलो मैंने एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में अगर किसी से ये बता दिया तो ये उल्टा भारी पड़ेगा मुझ पे, तो आपको कभी डर नहीं लगा? वन मोर क्वेश्चन भी है, एक और ले लें? ये आप बता रहे थे वो आईबी वाले मौलाना को ले गए, बाहर निकले नहीं। त्रिशा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि 2019 से आपका क्या अनुभव रहा है, जो अभी आप जो जर्नी पे है, जो आप चर्चा कर रहे हैं समुदाय के बाहर जो कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो राजस्थान में स्पेसिफिकली आपका क्या अनुभव रहा है और ये इंटरेक्शन आपके कैसे जाते हैं? मतलब हम सब वो चैलेंज सारे स्टेट्स में है हमारा, तो थोड़ा सुनना चाहते थे आपसे। ओह सॉरी, एक और लास्ट। मैं जानना चाहती हूँ इंटरनेशनल लिंकेजेस क्या है आरएसएस के, या उनका इन्फ्लुएंस क्या है, आरएसएस का कितना आउटरीच है इंडिया के बाहर, कितने लोग आरएसएस छोड़ के बाहर जाते हैं और फिर वहाँ पे उसका काम कंटिन्यू करते हैं, या वहाँ से मतलब बेसिकली
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನುವಾದ ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ. ओके शुरू हाँ, वो 2 सवाल मैं बोल देती हूँ कि विशेष का सवाल ये था कि पिछले 10 साल में आरएसएस का जितना मनी पावर है और प्रॉक्सिमिटी टू पावर है बहुत एक तरह से बढ़ गया है और बहुत यूनिक विशेष रूप में है वो अभी. तो उनका जब इतना एक्सेस टू मनी जब इतना बढ़ गया है तो उसका उनके रिलेशनशिप में बीजेपी और संघ के रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट दिखा है. वो बोल रहे थे कि आपकी किताब में भी आपने इस बारे में थोड़ा बोला है, तो इस बारे में अगर आपकी पिछले 10 साल में क्या टिप्पणियाँ हैं और क्या इंसाइट्स हैं. दूसरा सवाल ये था जो श्रीकर जी ने पूछा था कि आपकी एक तरह से जो जर्नी रही है लाइफ की वो एक ढूंढ रही है ईमानदारी के लिए, एक तरह की सच्चाई के लिए, आपके लिए जो सच्चाई है. आपको एक सच तो आपने हम सबको बताया कि वो बदले से नहीं होगा, बदलाव की बात है. पर उसके आगे भी आपने इतने काम से आप जुड़े रहे हैं, आप इतने मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, तो आपको आपके लिए लगता है कि आपको वो जो ईमानदारी आप खोज रहे थे, जो आपने आरएसएस में खोजी, आपने बहुत धर्मों में खोजी, क्या वो आपको अब मिल गई है? और आपको क्या लगता है कि आपका रोल इस समझ के साथ क्या है, इस ईमानदारी की समझ के साथ क्या है? तो सबसे आसान सवाल के जवाब मैं पहले दे देता हूँ. वो मौलाना तो खैर निकल गए और न केवल वो इससे निकल गए बल्कि मौलाना सिप से भी बाहर निकल गए. बाद में वो कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ चले गए और बहुत सालों के बाद किताब आने के बाद में फिर से उनसे संपर्क हो पाया, क्योंकि बीच का एक पूरा पीरियड रहा जब मेरे अपने संघर्ष थे तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वो कहाँ गए. ऐसे ही उन पास्टरों में जो पास्टर लोग जो मेरे को मिले थे उसमें एक जो वो 7 डे एडवेंटिस्ट वाले थे वो बहुत साल बाद किताब पढ़ करके वो दोबारा मुझ तक पहुंच पाए. तो ये भी चीज़ें होती रही है. तो मौलाना अभी सुरक्षित है और बाहर है और वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में है, अलग अलग सारी चीज़ें. आपने जो पूछा डर वाली बात, मुझे लगता है कि ऐसा कहना बेईमानी होगी कि डर नहीं लगता है. डर तो होता ही है और वो लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा डरपोक वो लोग, क्योंकि मैं उनके बीच में रह के आया हूँ, तो इसलिए उनसे कम से कम डर नहीं लगता है. तो क्योंकि वो भीड़ के रूप में आकर के कुछ कुछ करते हैं और हमने पर्याप्त मात्रा में एक दूसरे से कॉलेज की राजनीति में लड़ लिया. वो वही लोग हैं जिनके साथ काम करते हुए सब कुछ हुआ है. तो उस दरमियान में उनके इतने हिंसक हमले भी थे, जहां हमारे एक साथी को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने पीटा, इतना मारा कि उसके सर में पेचकस घुसा दिया और वो लगभग मर गया, ऐसा छोड़ करके वो गए. तो मतलब उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने किया. पर मुझे लगता है कि बाद के दिनों में एक तो उसी इलाके में मैं भी हूँ जिस इलाके में वो है, और उनका स्ट्रेटेजी थोड़ा बदला है. वो दलितों के साथ उस तरह का, खासतौर पे जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं या दलित अम्बेडकराइट जो एक्टिविस्ट हैं, उनसे सीधा लड़ना नहीं चाहते. वो कुछ और तरीके अपनाते हैं, कुछ फर्जी केस लगाएंगे, कुछ कैरेक्टर वो करेंगे, मतलब कुछ गाली गलौज पर दूसरों के जरिए करेंगे. वो आमने सामने नहीं आना चाहते. वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों के खिलाफ. जैसे किताब आने के बाद में भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे चुप्पी साध रखी है अब तक कि जैसे ऐसा कोई किताब आया नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं. तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि उनके नाम है उसमें, घटनाएं हैं, सब कुछ, और उसमें से ज्यादातर लोग अभी सक्रिय हैं और बड़े पदों पे हैं, लेकिन कोई नहीं बोला. तो मुझे 1-2 साल बाद पता चला कि वो क्या उनका स्ट्रेटेजी था. एक बंदा ने मुझसे संपर्क किया कि उसने किताब पढ़ी है और उसके खूब सारे सवाल हैं. तो मैंने कहा हाँ जरूर, आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं. तो वो आया और उसने
अपना परिचय दिया। वो पहले परिचय नहीं दिया तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वो कौन है। तो उसने बाद में मुझे बताया कि वो आरएसएस का तहसील लेवल का पदाधिकारी है और अभी भी वो आरएसएस में है और पिछले 18 साल से वो काम करता है, इंजीनियर है वो। उसने कहा मैंने अमेजोन पे और फेसबुक पे बहुत चर्चा सुनकर के किताब मंगाई, लेकिन वो किताब अमेजोन से आई तो मैंने उसको खोला नहीं 3 महीने तक। मुझे लगता था कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ किताब है, मैं पढूं नहीं पढूं। तो फिर उसने एक प्रांतीय संघ चालक को फोन किया और उसको कहा कि ये कोई एक किताब उन्होंने लिखी है। तो वो जो प्रांतीय पदाधिकारी था शंकर लाल माली, उन्होंने फोन पर उनको कहा कि हाँ भंवर मेघवंशी जी हमारे बहुत अच्छे स्वयंसेवक रहे हैं, फिलहाल थोड़े वो नाराज चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये किताब है, इसको मैं पढूं या नहीं पढूं। तो उनका या इसका विरोध करना चाहिए। तो उनका नहीं, वो भुवनेश्वर में मीटिंग हो गया अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का और उसमें तय हो गया कि इस किताब को लेकर के कुछ नहीं करना है। तो आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, लेकिन इसको लेकर के कुछ भी टिप्पणी नहीं करना है। तो ये मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने अखिल भारतीय बैठक में ये तय कर लिया कि इस किताब पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किताब चर्चा होगी तो ये पूरा लोगों के बीच में जाएगा, तो वो प्रचार नहीं मिले। पहला तो ये। दूसरा उनका ये था कि दलितों में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनके समाज के किसी बुद्धिजीवी आदमी के खिलाफ आरएसएस है। और तीसरा पॉलिटिकल मैसेज भी गलत नहीं जाना चाहिए कि राजस्थान में दलितों में जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं वो कम्युनिटी 50% है पूरा दलितों का। तो उनको ये लगता है कि उनके समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ है तो वो वोट में भी कहीं नुकसान नहीं पहुंचे। तो इतना लंबा सोचते हुए उन्होंने तय किया कि इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है। तो ये उनका इस तरह का स्ट्रेटेजी रहता। तो अब तो कुछ वो विरोध भी नहीं करते हैं। जैसे मैं 6 दिसंबर को अभी जेएनयू में बोलने के लिए गया बाबरी मस्जिद वाले मामले में, और जेएनयू एसयू ने मुझे बुलाया, छात्र संघ ने। वो बता रहे थे कि हर बार 6 दिसंबर को एबीवीपी आकर के इधर पंगा करती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंस, क्योंकि मैं बोलने जा रहा था और वो नहीं चाहते हैं कि हमको कोई वो चीज मिले। तो वो उनका एक स्ट्रेटेजी है। तो ये एक चीज है। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का रीच की जो आप बात कह रहे हैं, आरएसएस काफी हद तक जो दलित शहर में रहते हैं, ट्रेडिंग में हैं और पढ़े लिखे नौकरी पेशा जो मिडिल क्लास आरएसएस जो दलितों का आया है, उस तक रीच करने में वो बहुत कामयाब रहे हैं। और अभी जो लोग जुड़े हुए आपको नजर आते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो लोग हैं जो बीजेपी में कैरियर तलाशते हैं वो आरएसएस का रास्ता लेते हैं। तो निश्चित रूप से वो मैसेज देने की जो कोशिश करते हैं, चाहे वो टोकनिज्म है उनका कि बाबा साहब का इतना बड़ा मूर्ति लगा दिया, ये उनका स्मारक चैत्य भूमि में बना दिया, दिल्ली में ये कर दिया हमने, लंदन में ये कर दिया, एक दलित को लॉ मिनिस्टर बना दिया, इंफॉर्मेशन कमीशन में बिठा दिया, या कोविंद को या मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। ये जो चीजें हैं ये वाकई नीचे तक जाती है और एक किस्म की एक उसमें फंसे हुए हैं दलित यूथ, जहां वो बीजेपी की आलोचना भी करते हैं, सुबह आलोचना करते हैं और शाम को उसी फेसबुक में या किसी इंस्टा पे ये पोस्ट भी लिखते हैं कि हमारा पहली बार बाबा साहब के बाद में कानून मंत्री बना दिया है मोदी जी ने, तो मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद। तो सुबह वो संविधान को खतरा बताते हैं और शाम को मोदी जी को प्रशंसा करते हैं। तो एक अजीब से डिलेमा में अभी चीजें फंसी हुई है। तो मैं ये मानता हूं कि वो उनकी कामयाबी है कि वो हमको इस भ्रम में या इस दोहरी उसमें मानसिकता में फंसाए हुए हैं। धर्म के अंदर वाला जो सवाल है, क्योंकि अब राजनीति और समाज का सारा जो डिस्कोर्स है वो धर्म के इर्द गिर्द आ गया है। तो आपने जब सोचा वो वक्त था जब शायद ये सोचा गया कि धर्म इतना प्रभावी नहीं रहेगा और पढ़े लिखे लोग उतना धर्म को नहीं वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पढ़े लिखे लोग सर्वाधिक
और पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग सर्वाधिक धर्म में अटके हुए हैं। तो जब राजनीति धर्म के इर्द गिर्द है तो आपको धर्म के भीतर के सुधार की बात करनी चाहिए। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल भी इस नतीजे पे हूँ इन सारी चीजों में कि धर्म में कोई मुक्ति नहीं है। धर्मों से मुक्त होने में शायद कोई मुक्ति मिल सकती है, मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं, क्योंकि हिंदू धर्म कैसे समानता की बात करेगा, कैसे जाति के खिलाफ बात करेगा? अगर वो जाति के खिलाफ बात करे, वर्ण के खिलाफ बात करे, बराबरी की बात करे, तो उसके बाद वो हिंदू धर्म कहाँ रह जाता है? वो ऐसे ऊपर नीचे रहेगा तभी तो वो धर्म टिका रहेगा। तो उसमें कैसे बराबरी की बात की जाएगी? और एक दलित पुजारी बने, एक महिला पुजारी बन करके अपने ही खिलाफ मंत्र पढ़े, वो कैसे संभव हो पाएगा? तो मैं नहीं व्यक्तिगत रूप से इसमें चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कोई किसी को लगता है कि ये हो तो ये होना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं बार बार कि कबीर सत्संग में या उसमें, लेकिन एकदम जो दूसरी तरफ के ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले, मैं ये कबीर सत्संग में तो मैं ये बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अश्वमेध यज्ञ हो रहा हो उसमें नहीं कर सकता ये बात। यज्ञ में जाके क्या बात करिएगा? वहां तो वो धुआं निकाल रहे हैं, तो उसको या तो उसको आप आलोचना करिए या फिर आप उसकी प्रशंसा करिए। तो ये बहुत बहुत मुश्किल सा एक टास्क है, मुझे लगता है। आरएसएस का इंटरनेशनल लिंकेज मुझे लगता है कि बहुत है अभी। इस समय सर्वाधिक फॉरेन फंडिंग जो है वो आरएसएस को और आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। बाकायदा इसको लेकर के पूरा रिसर्च होकर के बाहर चीजें आ गई है। और अब जो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन है या आरएसएस से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है या उनके लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको एक हफ्ते में एफसीआरए मिल जाता है और बाकी लोगों का एक हफ्ते में हट जाता है। ये भी दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। तो इंटरनेशनली बहुत फैले हैं वो लोग, और मुझे लगता है कि बाहर जो हिंदू हैं उनको और ज्यादा हिंदू होने में बड़ा गर्व लग रहा है। तो भारत से ज्यादा उनके प्रभाव जो है बाहर के देशों में भी पड़ रहा है और बहुत ऑर्गेनाइजेशन उनके वहां पर बन गए हैं। अभी हमको लगता है जैसे एक साल पहले डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व करके एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मैं उसमें एक वक्ता था। तो बहुत उन्होंने ट्रोल किया और उसके खिलाफ उन्होंने अमेरिका में रैलियां निकाली, यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रम को नहीं होने दिया उन्होंने। उसके बहुत पैरेलल भारत में एक पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम चला, तो हम देख रहे थे कि हम जो वक्ता बोल रहे थे तो हमको सुन रहे थे 100 लोग, 120 लोग, और उनको सुन रहे थे 3 लाख लोग जो हमको हमारे खिलाफ बात कर रहे थे। तो उनका प्रभाव इंटरनेशनली बहुत बड़ा, और मुझे लगता है कि मूर्खता भी इंटरनेशनली बड़ी है, ये यूनिवर्सल है। तो ये केवल भारत में ऐसा है ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद का उभार जो है, आप ऑस्ट्रेलिया से लगा के अमेरिका तक अगर ट्रंप से लगा करके तमाम लोग आए हैं, तो ये एक मोदी नहीं है बल्कि तमाम मोदी विदेशों में भी फैल रहे हैं। तो उनके लिए बहुत फर्टाइल हो गया है अभी चीजें। आरएसएस का ये जो मनी और पावर का जो आपका सवाल था, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि आरएसएस के प्रचारक जो ये बताते थे कि हमारी जिंदगी बहुत सिंपल है और हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, हमको पावर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अभी आरएसएस के प्रचारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है 20 करोड़ रुपया मांगने का, राजस्थान में दर्ज हुआ है। और अभी उनका पावर शेयरिंग का जो आपसी स्ट्रगल है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि अभी राजस्थान में जो चुनाव हुआ, मेरे अपने जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जहां में मेरे सारे अनुभव जहां से आते हैं, वहां पर बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ आरएसएस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, बागी, और बीजेपी का उम्मीदवार हार गया जो पिछली बार 76,000 से जीता था और रेगुलर जीत रहा था, और इस बार भी वो जीत सकता था, वो हार गया। और ये आरएसएस का बागी जो खड़ा किया गया, ये आदमी चुनाव जीत गया। और इनका आपसी इतना कटु था मामला। पहली बात तो दोनों के स्कार्प एक जैसे थे, नारे एक जैसे थे, भाषा एक जैसी थी, दोनों राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे, भगवा झंडा लगाए की बात कर रहे थे। लेकिन इनके बीच का कटुता इतना ज्यादा फैल गया कि बीजेपी उम्मीदवार के
करीबी लोगों ने, वो जो आरएसएस वाला उम्मीदवार था उसके करीबी जो कार्यकर्ता थे उन पर हमला किया और उसमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी और एक बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। तो अब ये जो पावर स्ट्रगल है ये आएगा, मतलब अभी शुरू हुआ है, क्योंकि मनी आ गया है, पावर आ गया है, तो अभी वो पावर केवल बीजेपी तक रहेगा, वो वहां तक नहीं रहेगा ना। वो आरएसएस के लोग चाहते हैं, उनको पावर मिलना चाहिए। तो ये अभी संघर्ष हम देखेंगे ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। फिर आपका जो सवाल था कि संवाद के क्या मतलब, वो आपने जो पूछा कि क्या सच्चाई की जो खोज है, मुझे लगता है कि वो धर्मों में, आरएसएस में और सिविल सोसाइटी में भी यहाँ भी बहुत सारा क्रिटिक है और बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे लगता है कि वो सवाल कहीं पे भी पसंद नहीं किए जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और संघर्ष इधर भी है। मैं बस अपना काम करते हुए ये सोचता हूँ कि मैं केवल अपनी संतुष्टि के लिए ये कर रहा हूँ, ये किसी और के लिए बहुत कुछ करने के लिए त्याग और ये मेरे मन में नहीं है। मुझे लगता है मुझे ये करना अच्छा लगता है और यही करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। पीयूसीएल के साथ काम करते हुए मुझे लग रहा है कि ये काम करना मेरे मन के करीब है और मुझे उससे संतुष्टि मिलती है, तो मैं कर रहा हूँ। और ऐसा ही मैंने एमकेएसएस के साथ करते हुए किया। जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं अब आगे करना है, तो फिर मैंने वो छोड़ भी दिया। और मुझे जब तक लगेगा कि ये करते हुए मैं अपना जो रास्ता है उसको मेरी जो अपनी खोज है वो बनी रहेगी, तब तक मैं शायद ये काम करते रहूँगा। नहीं लगा तो कोई और रास्ता लेंगे। तो इसीलिए शायद ये संवाद और तरीके भी जो मैं करते रहता हूँ वो उसकी खोज है। तो खोज पूरी नहीं हुई, मुझे लगता है कि वो अभी मिला नहीं है जो जिसको खोजना है। और आखिरी जो सवाल था आपका संवाद वाला, उसमें ये था कि आपने पूछा, उसके अच्छे बुरे अनुभव हैं, उसमें सफलताएं भी हैं और फेलियर भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बस देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ राजस्थान में घोड़े पर जब दूल्हे घोड़ी पर बैठते हैं, आपके यहाँ पता नहीं बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बैठते हैं, क्योंकि उनको राजस्थान है ना, तो राजा बनना है, बींद राजा, दूल्हा राजा बनना है। तो राजा ऐसे तो सड़क पे नहीं बन सकता है ना, उसको उछल के घोड़ी पे बैठेगा तो राजा बनेगा वो। तो दलित बैठते हैं, तो उसको लेकर के राजपूत कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे 13 डिस्ट्रिक्ट थे पहले, अभी तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ गई, लेकिन 13 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें हमारा उनके साथ रोज पंगा होता था, एफआईआर दर्ज होते थे, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो हमें लगा कि कानून अपना काम करता है, लेकिन हम क्यों नहीं राजपूत कम्युनिटी से बात करें, क्योंकि हम उनसे पूछना चाहते थे कि क्या घोड़ों ने आपको कोई एप्लीकेशन दिया राजपूतों कि भाई आप लोग बैठते हैं तो हमको बहुत दिल गार्डन होता है, दलित बैठता है तो कांटे चुभते हैं, कुछ तो होगा ना। तो आप उनके लिए, घोड़ी के लिए, इतना घोड़ी के अधिकार के लिए आप कैसे खड़े हो जाते हैं, या कुछ रिश्ता है आपका। तो हमें लगा कि उनके साथ एक बात करनी चाहिए। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, करनी सेना और राजपूत महासभा, लेकिन हमने सोचा ये सेना वेनाओं से हम बात नहीं करेंगे। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल आरएसएस की तरह डिटो, उसका नाम है क्षत्रिय युवक संघ। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि वो आरएसएस से निकले हुए आदमी ने बनाया था। वो उनके जो फाउंडर थे वो 1946 तक नागपुर में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करते थे और वहां गोलवलकर के साथ थे। लेकिन एक चीज पर उनके आपस में झगड़ा हो गया, इस बात को लेकर के कि क्षत्रिय जो है वो किसी भी धर्म में हो सकता है, और गोलवलकर का ये मानना था कि क्षत्रिय केवल हिंदू धर्म में हो सकता है। तो इस बात को लेके वो छोड़ दिया और उन्होंने अपना एक क्षत्रिय युवक संघ बनाया, और वो बिल्कुल आरएसएस की शाखा की तरह शाखा लगाते हैं, वही पैटर्न है उनका, वो सारी चीज, लेकिन उसका बहुत प्रभाव है राजपूतों के अंदर। तो हमें लगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बात करेंगे। तो बातचीत चलाई हमने, वो लोग तैयार हुए, हमने बीबीसी के जर्नलिस्ट को बीच में रखा, क्योंकि हमें लगा कि ऐसा नहीं हो कि हम संवाद के चक्कर में आपस में ही लड़ पड़े और वो खबर बन जाए कि ये आपस में ही भिड़ गए। तो वो बीच में रहे और
हमने उसका दिन भर ऐसे, एक दिन का संवाद था, तो हमने ऐसे उसको डिवाइड किया दिन को कि आधे दिन तक हम एक दूसरे के बारे में जितना भी गलतफहमी है, जितना भी आरोप लगाना है या कुछ भी कहना है, वो पूरा निकाल लेंगे दोनों तरफ से। और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि हमारे मिलने के बिंदु, साझे मिलन बिंदु क्या हो सकते हैं, और फाइनली अगर कुछ बना तो हम एक कुछ डिक्लेरेशन वहां से निकालेंगे। तो ओपनिंग मेरी तरफ से होना था और समापन भाषण जो है वो क्षत्रिय युवक संघ के 80 साल का अध्यक्ष थे वो भगवान सिंह रोल साहब सर, उनको करना था। तो ये पूरा एक पैटर्न बना। तो मैं घर से जब निकला तो एक बुद्ध का तस्वीर और भारत का संविधान उनके सारे पार्टिसिपेंट के लिए लेके गए हम लोग। तो मैंने अपना शुरुआत किया, तो मैंने कहा कि जब भी हम फेसबुक पर जय भीम नमो बुद्धाय लिखते हैं तो आपके राजपूत लोग लिखते हैं कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे। तो मैं आज घर से चला तो मैंने सोचा कि क्षत्रियों को उनका बुद्ध लौटा दिया जाए, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए या आपको देने के लिए। क्योंकि अगर बुद्ध और महावीर जैसे लोग आपकी कम्युनिटी में पैदा हुए तो फिर आपको फूलन का हत्यारा शेर सिंह और कोई आनंदपाल और कोई माफिया और कोई गैंगस्टर, इनको अपना आइडियल क्यों आइकॉन क्यों बनाना चाहिए? आपके पास इतने बड़े आइकॉन हैं तो आप इसको ले। बाद में मुझे पता चला कि वो उन्होंने लगा रखा है, उसको स्वीकार कितना किया, लेकिन उन्होंने अपने दफ्तर में वो तस्वीर अभी भी उन्होंने रखी हुई। और दूसरा, हमने संविधान की प्रति उनको, हमने कहा ये भेंट आपको हम देने के लिए आए हैं। तो वो जब संविधान दिया तो बाद के बातचीत में काफी आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन बाद में जब दोपहर बाद में साझे मिलन बिंदु की बात आई तो कुछ राजपूत कम्युनिटी के लोगों ने, जिसमें एक टीवी के बड़े जर्नलिस्ट थे और एक पाकिस्तानी माइग्रेंट के लिए काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट थे, एक सरपंच थे, उन्होंने अपने कुछ अनुभव बताए एज ए राजपूत, उनको भारत का संविधान क्या देता है। तो सरपंच ने कहा कि वो उनकी राजतंत्र में सबसे बड़े भाई को ही राजा बनने का अधिकार था, उसी को प्रॉपर्टी का अधिकार था, छोटे को कुछ अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, संविधान है, इसलिए मुझे तीसरा नंबर का भाई को भी सरपंच बनने का मौका मिला और मैं अब राजा हूं लोकतंत्र का। तो ये संविधान मुझे देता है, तो मैं अम्बेडकर को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये जर्नलिस्ट ने अपना अनुभव बताया कि वो लंदन में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां उनको कोटा का महाराजा, भूतपूर्व महाराजा मिल गया। तो वो वहां पर हाथ मिला करके उनसे बात कर रहे थे और वो 15 मिनट तक हाथ मिला के, हाथ में हाथ रख करके उनसे बात करते रहे, ये मानते हुए कि ये भारत से आया हुआ कोई जर्नलिस्ट है। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि उनका नाम श्रीपाल सिंह सक्तावत है, वो राजपूत हैं और वो उन्हीं की भूतपूर्व राज्य की एक छोटे ठिकाने से आते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना हाथ ऐसे खींच लिया, क्योंकि उस हायरार्की में उनके लिए संभव ही नहीं था कि उतने नीचे के ठिकाने के किसी व्यक्ति से वो बात भी कर पाए। तो उन्होंने कहा कि अगर राजतंत्र होता तो क्या मैं उनसे हाथ भी मिला पाता, ये संविधान और लोकतंत्र मुझे ये अधिकार देता है। तो ऐसे करके ये सारी बातचीत हुई। फाइनली जब उन्होंने अपना भाषण दिया, अपना समापन भाषण, 80 वर्ष के आदमी ने, तो उन्होंने संविधान को हाथ में लेके कहा कि मैं ईमानदारी से एडमिट करना चाहता हूं कि मैंने पहली बार भारत के संविधान को टच किया है, हाथ में लिया है। क्योंकि जब भी मैं इस किताब को देखता था मेरे अंदर एक रिएक्शन आता था कि इसकी वजह से हम राजाओं का राज चला गया, इसकी वजह से हमारी जमीनें चली गई, हमारा जो स्पेशल अधिकार था वो सब चला गया। लेकिन आज आप लोगों को सुना, मैंने अपने लोगों को सुना और मुझे ये समझ आया कि देश तो चलेगा इसी किताब से। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं अपनी कम्युनिटी में इस किताब को लोग पढ़े, ये काम करूंगा। और बाद में उन्होंने एक नया युवाओं का ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका तीसरा उद्देश्य उन्होंने लिखा, भारत के संविधान को पढ़ना, समझना और उसके अनुरूप आचरण करना। और हमने ये जो डायलॉग जयपुर लेवल पे किया था, उस डायलॉग को वो हर एक जिला लेवल पे नीचे तक ले गए। और ये जो घोड़ी वाला इश्यू था, उसमें कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई, तो वो खुद जाकर के आगे उन्होंने जाके कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में उनमें से उनके जो बड़े बड़े महाराजा लोग हैं, उनका मुझे ये मैसेज भी मिला कि आप आइए, एक बार फिर बैठते हैं और हमारे जितने भी छोटे ठिकाने हैं नीचे,
उन सबको हम आदेश देंगे कि वो खुद घोड़ी रखेंगे, और किसी दलित को अगर घोड़े पे बैठना है तो वो खुद ले जाएंगे। तो रोकना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद फैसिलिटेट करेंगे उन सारी चीजों को। तो मुझे लगता है कि संवाद की ये ताकत है कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हुई है, ऐसे हम अलग अलग लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। कुछ में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ में नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ में केवल वो एक बातचीत तक रह जाता है, और वो बस ये होता है कि भाई इसके साथ भी संवाद किया, उसके साथ भी संवाद किया। लेकिन बातचीत को खोलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम कभी कभी बहुत रिएक्शन वाले मोड में होते हैं, तो हम जाते तो संवाद करने के लिए लेकिन विवाद करके लौटते हैं। तो ये है अभी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक नया मैकेनिज्म भी आए और नई भाषा भी आए, क्योंकि बात तो करना पड़ेगा, और बात करने से शायद लोग निकलेंगे, क्योंकि हम इतने कम होते जा रहे हैं। हम राजस्थान में पहले 500 लोग बैठ करके बात करते थे, आजकल हम 50 लोग रह गए। हम 50 ही लोग हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, और मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद हम 25 लोग रह जाएंगे। तो अब अगर लोग बढ़ाने हैं तो लोग कहीं से तो दूसरी जगह से लाने पड़ेंगे, और वो उन जगहों से लाने पड़ेंगे जो जगहों में लोगों को नहीं जाना चाहिए, बावजूद इसके भी वो चले गए हैं। तो हम खासतौर पे दलित यूथ के साथ, आदिवासी यूथ के साथ और घुमंतू समुदाय के यूथ के साथ बातचीत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो उसके अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सुना इतनी देर की। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ದು ಅನುವಾದ ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಡವಾ? नो बट ओके। मैंने वैसे कन्नड़ प्रभावित हिंदी में बात किया। नहीं नहीं अंता हम जानते हैं, लेकिन बात करने में दिक्कत होती है।